चलो दोस्त, गुड इवनिंग और फटाफट ज्वाइन हो जाओ मेरे दोस्त और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर आपका होने वाला है क्लास 10 का, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपको देते हैं, याद रखना, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर, और यह याद रखना है मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर आपको क्लास 10 का डेली 4 बजे शाम को 9 बजे नाइट को लाइव क्लास लेते हैं। 4 बजे शाम को क्लास 4 से 5 चलता है, फिर 9 से 10 आपको लाइव क्लास चलता है। डेली आपको क्लासेस का टाइम यही है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास कीजिए। यह क्लास 10 का विज्ञान साइंस, और यह साइंस का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आया है, जो 100% गारंटी, जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है ना, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इन्वॉल्व होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आपको इसको याद करना है। 100 MBBI टॉप MBBI सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर याद कर लोगे, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा साइंस का। तो साइंस में 3 कैटेगरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये तीनों क्वेश्चन तीनों चैप्टर का इन्वॉल्व होगा, जिसमें यह लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 100 क्वेश्चन, जिसका लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि आपको इससे पहले 10 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपको पता ही कि लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, देखने के जरूर प्रयास कीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग लिखे। देखिए, उत्तल लेंस का दो उपयोग तो चुटकियों में लिख सकते हैं। सबसे पहला उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को, सॉरी, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्या मैं दोस्त, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब इसका पॉइंट क्या होगा, नेत्र, यहाँ पे नेत्र की दूर दृष्टि दोष को सुधारने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के दीर्घ दृष्टि दोष में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग में सबसे पहला उपयोग है कि आपको दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा पास यहाँ पे छपाइयों के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। जैसे कि एक लेंस होता है, आप देखोगे पहले ज्योमेट्री बॉक्स था, जिसको औजार बॉक्स कहते थे सब कोई। औजार बॉक्स आपने जाना होगा, जिसको ज्योमेट्री बॉक्स कहा जाता है। वह ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें, अगर उसको, उसमें एक लेंस होता था, ऐसे लेंस होता था जिससे आग जलाते थे। वह लेंस छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस दिया जाता है, और वह बेसिकली उत्तल लेंस ही होता है। वह उत्तल लेंस ही होता है। और छोटे छोटे अक्षर, जो अगर पेपर है वो छोटा अक्षर है, तो उसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसे आप बहुत सारा चीज में उपयोग करके देख सकते हो उसको। तो छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दो यहाँ पे पॉइंट खत्म, और 2 पॉइंट लिखना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला का हमारा क्वेश्चन इसी लेक्चर का क्या है कि दृष्टि दोष होता क्या है, यह कितने प्रकार के होता है भैया जी। दृष्टि दोष है क्या भाई, सिंपल बात है। जब जब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो उसे कहते हैं दृष्टि दोष हो गया है। जैसे कि जिन व्यक्तियों के नेत्र के प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, ये बात हुआ। जिन रेटिना क्या है तो मेरे दोस्त, अगर यह आपका आंख है, आंख का एक अगर चित्र मान लिया जाए इसको, ठीक है, आंख का एक चित्र मान लिया जाए, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस होता है। यह उत्तल लेंस का होता है, जो पहले उत्तल लेंस होता है। और यहाँ पे यह रेटिना होता है, यह रेटिना, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई वस्तु प्रतिबिंब रखा गया तो इस पर आएगा, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर करता है। तो अगर कोई प्रतिबिंब का, जो कोई वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर नहीं बन रहा है, इस रेटिना पर नहीं बन पा रहा है, यानी कि उसको दृष्टि दोष हो चुका है। कौन से दृष्टि दोष है, यह पता लगाना आपका काम है, मतलब डॉक्टर का काम है, मेरा काम नहीं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर प्रतिबिंब हो सकता है कि यहाँ बने, हो सकता है कि पहले ही बन जाए, हो सकता है कि किन्हों नहीं बन रहा है, किन्हों अलगे भाग जा रहा है। बहुत प्रकार की बीमारी होता है। तो सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति का, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि उसको दृष्टि दोष हो चुका है। जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष हो गया है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा
देखो बगल में खाना बन रहा है यार, मुझे झांस आ रही है। ठीक है, कुछ खाना बन रहा है और जहाँ मिर्चा जल रहा है, लग रहा है कि झांस आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सिंपल है। दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष, अगर कोई व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पर, उसके नेत्र लेंस के रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। और चारों 4 प्रकार के होते हैं। मैं चारों को पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त, आप जरूर देखिएगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र। चैप्टर वाइज में पढ़ा चुका हूँ, ऐसे भी हम एक एक करके सभी को पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहना। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है और अबिंदुकता क्या है, सभी को मैं पढ़ाया हूँ, सभी को फिर से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहना। आप मेरे दोस्त, और नोट्स पीडीएफ आपके लिए रेडी हो चुका है, क्रैश कोर्स रेडी हो चुका है, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मेरे दोस्त, तारे टिमटिमाने का डिफिनीशन जो है अपने तरीके से लिख सकते हैं। जरूरत नहीं कि मेरे दोस्त मैंने जो लिखा वही आपको लिखना है, हो सकता है अपने तरीके से इसको आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, कारण क्या है, मैं अपने तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, तारा हमारे से करोड़ों किलोमीटर मीटर दूर है, जिसका पता लगाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो तारा भी एक प्रकार का सूर्य का भी मतलब 12 भाग सूर्य की तरह ही है। तो वहां जब प्रकाश होता है, ठीक है, तो वह ऊपर से जब प्रकाश आता है तो पहले बहुत सारा वायुमंडल, बहुत सारा एथी को पार करना पड़ता है। जिस वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण रहता है, आपको पता है। बहुत सारा उपस्थित वायुमंडल में धूल कण, वर्षा का बूंद उपस्थित होता है, अटका रहता है। जब ऊपर से आएगा तो वायुमंडल एक और दर्पण के क्या बोलते हैं, लेंस की तरह कार्य करता है। लेंस की तरह एक अपवर्तक सतह की तरह का, अपवर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखो फटाफट, जब तारा यहाँ पे है, ठीक है ना, एक तारा है, तारा से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पे वर्षा का बूंद जिसके सामने पड़ गया, तो यह क्या गया, प्रकाश को थोड़ा सा विचलित कर दिया। फिर आगे गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये फिर थोड़ा सा इधर विचलित कर दिया। फिर इधर यहाँ पे वो बूंद पड़ गया, इसको विचलित थोड़ा सा इधर कर दिया। मतलब इस प्रकार से इधर 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 करे 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 हमारे आंख तक पहुंचाता है, तो जाता है कि झिलमिल झिलमिल कर रहा है। तो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि अपवर्तन होता है बार बार। यह जब प्रकाश आता है तो कभी इससे टकराया, कभी उससे टकराया, कभी इससे, इसलिए कभी इधर उधर आपको नजर आएगा। वही कहता है कि तारे बहुत दूर है, तारा बहुत दूर है, आपको पता है बहुत, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकट है। क्या है मेरे दोस्त, तारे बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। तारे से आने वाले प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति के विचलित या विचलन होते रहती है, तथा आंखों के प्रकाश जो आंखों पर जो प्रकाश आता है, तो आंखों में प्रकाश आने वाला पे तारों के प्रकाश की पे मात्रा झिलमिली रहती है, जिसके कारण हम तारे, देखो ये थोड़ा डिफिनीशन जो है ना, अजीब टाइप से लिखा हुआ है। अजीब टाइप मतलब नहीं, एक शुद्ध वर्ड जो बुक लेवल का होता है उस टाइप का, ठीक है ना। यह बुक लेवल का डिफिनीशन लिखना चाहोगे या जो मैंने बताया वो लिखना चाहोगे? देखो, आप डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हो अपने, देखो क्या है कि यह समझने की चीज है। आप लिखो, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, कि तारा हमसे करोड़ों या तारा हमसे बहुत दूर है। तारा से आने वाली प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण उपस्थित होता है, तो वह धूल कण उस प्रकाश की किरण को अपवर्तित करता है, और अपवर्तित होने की वजह से वह प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता तो झिलमिली नजर आती है, इसलिए तारा टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देती है। बात वही हुआ जो मैंने बोला, जो इसमें है, हर चीज है, लेकिन मैं फिर इसको समझाता हूँ। तारा बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। देखो, तारे से आने वाले प्रकाश का पथ, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश जो तारा से प्रकाश आएगा तो उसके एक रास्ता से आएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा बदलती नजर आती है, बदलती है, ठीक है ना, बदल जाती है, बदल जाती है मतलब इधर उधर हो जाती है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति की विचलन, जो मतलब तारा का जो पथ था, रास्ता था, वो बदल चुका है, इधर उधर बदल चुका है, ठीक है ना। तो वास्तविक स्थिति हो गया आभासी स्थिति, वही कहा। इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। आभासी स्थिति इसलिए क्योंकि वो रियल नहीं है कि भाई वो कहां किस स्रोत से आ रहा है, पता नहीं चल रहा रियल यहाँ से, लेकिन ये इधर विचलित हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, थोड़ा विचलित होती रहती है, तो उसकी आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, विचलित होती रहती है। तथा आंखों में प्रकाश आने वाले तारा, ठीक है ना,
तथा आंखों में प्रकाश आने वाले तारा के, जो प्रकाश तारा वाला आंख तक आ रही है, आंखों के तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिली रहती है। थोड़ा सा झिलमिली, क्योंकि वह प्रकाश जब आया तो बहुत प्रकार अपवर्तन हुआ, झिलमिली आती है, तो झिलमिली रहती है जिसके कारण तारा टिमटिमाती नजर आती है। डिफिनेशन इसको लिखो या जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, दोनों चीज वही है, अपने तरीका से भी लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है एम्पियर की परिभाषा दे। देखिए एम्पियर क्या है? एम्पियर एक प्रकार का हमारा मात्रक है, विद्युत धारा की मात्रक है। क्या मतलब? विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रक है, एसआई मात्रक है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए द्वारा सूचित करते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है? तो सिंपल लिखोगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है, तो इसे हम इस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। आई मीन सिंपल है, विद्युत धारा का सूत्र जो होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो सिंपल होता है, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, कितना? 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो सिंपल आप लिख सकते हो कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर क्या है? 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश किसी चालक से, मतलब किसी भी चालक से 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने के लिए अगर 1 सेकेंड समय लग रहा है, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहा जाता है। तो सिंपल डिफिनेशन हो गया इसका, कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यहां तक छोड़ सकते। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन है, पित्त क्या है? मनुष्य में पाचन में इसका क्या महत्वपूर्ण है? पित्त, पित्त क्या होता है? और पित्त जो होता है आपने देखा होगा, आपने तो मनुष्य का नहीं देखा होगा, लेकिन खस्सी और मटन या मुर्गा का जरूर देखा होगा। मुर्गा, मछली, खस्सी का पित्त देखे होंगे। पित्त बहुत तीखता होता है। अगर पित्त फूट गया, अगर मछली बना रहे हो उसका पित्त अगर रह जाता है तो तीखा लगता है, कड़वा लगता है, नीम की तरह। ठीक है, तो पित्त हरा होता है, और वह पित्त हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वो उसका कारण क्या है सब समझिए। यहाँ पे पित्त होता क्या है? देखिए, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है, मैंने जस्ट बताया। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव होता है। ठीक है ना, क्षारीय द्रव है, जो अमाशय से ग्राही में गए अम्लीय अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करता है। देखो मेरे दोस्त, पित्त का काम क्या है? पित्त जो होता है गहरा गहरा एवं हरा रंग का होता है, जो एक प्रकार के क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अमाशय से ग्राहनी में आए अम्लीय काई, अगर ग्राही में जो अमाशय में अगर अम्लीय पदार्थ कोई आएगा, तो वहां पे क्षार जब रहेगा तो उसको नष्ट करेगा, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। तो क्या करेगा? उसको नष्ट कर दे, नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। पहले जो अगर अमाशय में अगर कोई अम्लीय पदार्थ आएगा तो पहले उसको नष्ट करेगा और अपना गुण उस पर डालेगा, यानी कि उसे भी क्षारीय बना देगा। क्या करेगा? उससे क्षारीय बना देगा, नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्न्याशय ताकि अग्न्याशय अग्न्याशय साई रस में एंजाइम उस पर क्या कर सकता है? उस पर क्रिया कर सके, ताकि उसे जब तक उसको क्षारीय नहीं बनाएगा तब के उसमें अग्न्याशय जो है उसके रस में क्या एंजाइम उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है। फिर से समझिए, अग्न्याशय क्या है इसको समझने की जरूरत है। पित्त जो होता है पतले गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव है पित्त। यहाँ पतला रेखा हुआ पित्त है। पित्त क्या है? पतले गाढ़ा रंग का हरा एक द्रव है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो यहाँ पे जो अमाशय से ग्राहनी में आने वाले आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्न्याशय इस रस के एंजाइम पर क्रिया कर सके। क्या कर सके? क्रिया से कर सके। पित्त लौनों की सहायता से भोजन का वसा का विखंडन तथा जब क्या होता है, जब उसको क्षारीय बना देता है तो अग्न्याशय उस पर क्रिया करना शुरू करता है
और क्रिया करना शुरू करता है, तो पित्त लवंग की सहायता से भोजन की वसा का, जो वसा होता है, वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। उसको विखंडित करेगा, पायसीकरण करेगा, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, और इस प्रकार पित्त पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह 3-4 लाइन का थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लंबा मतलब डेफिनेशन लंबा है, लेकिन याद करना इजी है क्योंकि आपके शरीर के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन है? यानी कि मछली का, मनुष्य का, मच्छर का, केंचुआ का श्वसन अंग कौन है? तो देखो मछली का श्वसन अंग कौन है? तो याद रखना गल्फरा, गल्फरा आपका श्वसन अंग है। मच्छर का श्वसन अंग कौन है? तो यहाँ पे ट्राकिया, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। केंचुआ का श्वसन अंग कौन है? तो त्वचा, ठीक है ना। मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? तो फेफड़ा। यह इस प्रकार से चारों का नाम हो गया। मछली का जो होता है गल्फरा होता है, उसका मच्छर का ट्राकिया होता है, केंचुआ का त्वचा होता है, और मनुष्य का फेफड़ा होता है। यह बेसिकली श्वसन अंग है चारों का, और हो सकता है कि चारों में से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दे। ठीक सर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर जो पेरिस है, ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल से अभिक्रिया करेंगे तो उसके लिए एक समीकरण देना है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि आधा जल, ठीक है ना। यहाँ CaSO4 इंटू आधा जल, आधा अणु जल का, यानी कि 1/2 H2O जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम बनता है जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम बनता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। यानी कि सिंपल है, जल के साथ अभिक्रिया, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया करते हैं जल के साथ, यानी कि हम CaSO4 की अभिक्रिया करते हैं इंटू 1/2 H2O, अभिक्रिया करें जल यानी कि H2O के साथ, जल मतलब H2O होता है। अगर इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमको क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। और इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, 2H2O हो जाएगा, एक है और एक 2 हो जाएगा, ठीक है, 2H2O बन जाएगा, ठीक है ना। बन जाएगा और लगभग आधे घंटे में ये जम जाता है, आधे घंटे में ये जम जाएगा। ये बेसिकली जल के साथ अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर क्या है? धोबिया सोडा में जिसे धोया जाता है, बेकिंग सोडा जिसे खाया जाता है, ठीक है। देखो धोबिया सोडा होता है, बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि रूपी उपयोग में किया जाता है। आई मीन जो इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए धोबिया सोडा का, सॉरी क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और सोडा उसको फुला देता है, याद रखना। तो सोडियम यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने के औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग पेट के अम्लीयता को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला बात, पेट में जो अधिक अम्ल है उसको कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करें। धोबिया सोडा क्या कर सकते हैं? यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक या अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। अभिकर्मक, प्रयोगशाला में बहुत सारा अभिकर्मक होता है जिसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजक बनाने में किया जाता है। खस्ता मतलब उसको मुलायम बनाने में। अगर देखो बहुत सारा चीज खा लो तो बहुत मुलायम होता है, बहुत एकदम खस्ता की तरह होता है, जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो कहा गया रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता मतलब पूरा मुलायम, खस्ता होना एकदम खस्ता, एकदम खस्ता व्यंजक के रूप में किया जाता है। खावा सोडा जिसको कहते हैं हम लोग, खावा मतलब खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है ना। और धोबिया सोडा का उपयोग यहाँ पे कांच, कागज, साबुन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या पे साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? देखो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, साबुन एक कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक क्या है? कठोर जल के साथ झाग बनाता है।
देखो साबुन जो होता है, अगर साबुन पहली बार अगर माथ में लगाओगे तो फिनाता नहीं है। अगर आपका शरीर में बहुत सारा गंदा है तो फिनाएगा ही नहीं। फिनाने का नहीं रीजन है, झाग नहीं बनाता है, क्योंकि आपका बाल में बहुत सारा कचरा, मिट्टी उट्टी जल चुका है, कठोर बन चुका है, ठीक है, इसलिए नहीं झाग बनाएगा, लेकिन अपमार्जक बना लेता है। सेकेंड पॉइंट है, साबुन से जो अपघटित हो जाते हैं, साबुन से जो अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपमार्जक का जैव अपघटित नहीं होता है, जो नहीं जैव होना चाहिए यहाँ पे। तो साबुन से जैव अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपमार्जक से जैव अपघटित नहीं होते। थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, उसने सवनवासीय अम्लों जैसे, यहाँ पे अम्ल जैसे ओलिक या पोटेशियम लवण है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन का साबुन है ना, साबुन, यहाँ थोड़ा सा गलत है, साबुन वासीय अम्लों जैसे, वही तो कह रहे भाई सोन कैसे हो गया, साबुन वासीय अम्लों जैसे कि वेलिक या पोटेशियम लवण बनाते हैं, लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या है, अपमार्जक जो होता है सल्फोनिक अम्ल, क्या है मेरे दोस्त, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। तो अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है, जबकि साबुन क्या है, तो ओलिक या पोटेशियम लवण है। तो ये अब इसके लिए तीन अंतर था दोनों में, साबुन और अपमार्जक में, ठीक है। साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं बनाता है, अपमार्जक बनाता है। साबुन क्या होता है, जैव अपघटित होता है, जबकि अपमार्जक जैव अपघटित नहीं होता है। साबुन जो होता है वासीय, क्या है, वासीय अम्ल जैसे ओलिक एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होता है ये बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, सोडियम लवण होता है। अगले पॉइंट की बात करें, सबका पीडीएफ रेडी है मेरे दोस्त, ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम एवं सूत्र का उपयोग लिखे। देखो विरंजक चूर्ण क्या है, रासायनिक नाम लिखो, सूत्र लिखो, उपयोग लिखो, ये बहुत ईजी है। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेसिकली इसका रासायनिक नाम है। हाँ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है CaOCl लिखा हुआ है। आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, CaOCl2 लिखो या इसे लिखो, बात हुई है। तो याद रखना मेरे दोस्त यार, आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या आप उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ड्री में व्यंजक के रूप में होता है, याद रखना मेरे दोस्त, इसका उपयोग हम लोग किसका कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ड्री में व्यंजक के रूप में कर सकते हैं। और इसका कीटनाशु नाशक के रूप में हम जल के शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं व्यंजक चूर्ण। अगर जल को शुद्ध करना है, जल में बहुत सारा अशुद्धि है, आप एक कीटनाशु उसको मारने के लिए, शुद्ध करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। और ये टोटल जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन में तो सोच नहीं सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेली क्लास कीजिए, और आपको ज्यादा नहीं 30 आपको बायोलॉजी का, 30 फिजिक्स का और 30 केमिस्ट्री का क्वेश्चन देंगे, गर्दा उड़ा के आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त। पीडीएफ नोट्स क्रैश कोर्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू।